हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमारा पेपर फर्स्ट का पढ़ रहे हैं इस टाइम हम, जो है हमारा इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, इसका टाइटल है पेपर फर्स्ट का 6 सेमेस्टर का, और इसमें हमारी चल रही है यूनिट सेकंड। ठीक है, और यूनिट सेकंड में 4 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका वीडियो ज़रूर देख लें आप। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड पोइट्री का 3rd चैप्टर है ये। ठीक है, जो है हमारा A.K. रामानुजन द्वारा लिखी गई पोएम एंजाइटी। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और जैसा कि मैं पहले हर वीडियो में बताती हूँ कि आप अगर आपका सिलेबस आप ज़रूर देख लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपका मतलब पैटर्न जो है एग्ज़ाम का सब्जेक्टिव ना होकर एमसीक्यू है, तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ना पढ़ें, ऑथर के बारे में भी पढ़ें, सममेरी भी पढ़ें चैप्टर की, और फैक्ट्स भी पढ़ें। उसके बाद सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करें, जितने भी उससे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से पढ़ेंगे तभी आपके अच्छे से तैयारी हो पाएगी इसकी। तो अब हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने इस टाइप से पढ़ना है, तो पहले आज की वीडियो में मतलब हम ऑथर के बारे में सममेरी पढ़ेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें चैप्टर समझा हुआ है ना, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए पोएम्स का तो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारे पोइट हैं A.K. रामानुजन, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इनकी, ये सब देख लेते हैं। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में जो है हमारे A.K. रामानुजन। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है? अट्टीपट्टे कृष्णा स्वामी रामानुजन। ठीक है, क्या है? अट्टीपट्टे कृष्णा स्वामी रामानुजन। A.K. रामानुजन के नाम से इन्हें जाना जाता है आमतौर पर। ठीक है, ये जो है A.K. रामानुजन वो पोइट भी हैं, स्कॉलर विद्वान भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, फिलोलॉजिस्ट भी हैं, यानी भाषा शास्त्री, जिन्हें भाषा का बहुत भाषा विज्ञान इन्होंने पीएचडी की थी भाषा विज्ञान से। ठीक है, लिंग्विस्टिक में। ठीक है, तो ये फिलोलॉजिस्ट भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, मतलब जो ट्रांसलेट करते हैं, अनुवादक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एंड प्ले राइट भी हैं, नाटककार भी हैं। ठीक है, ही रोट इन बोथ इंग्लिश एंड कन्नड़, ये कन्नड़ में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी लिखते थे। ठीक है, ही एक्सेल्ड इन 5 लैंग्वेजेस, मतलब ये महारत हासिल थी इन्हें 5 भाषाओं पर। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? तमिल, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत एंड इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन 1976 1976 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 1976 यानी 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन 1983, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। ही वाज गिवन अ मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप मिला था इन्हें, कब मिला था? 1983 में। ठीक है, 1983 में मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप मिला था इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन 1999 में मिला था सत्य अकेडमिक अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड? सत्य अकेडमिक अवार्ड। 1976 में मिला था पद्मश्री, 1983 में मिला था मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप और 1999 में मिला था सत्य अकेडमिक अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, 16 मार्च 1929 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16 मार्च 1929 में इन मैसूर कर्नाटक के मैसूर में। ही बिलोंग टू एन एंगर ब्राह्मीण फैमिली ऑफ मैसूर सिटी में ये एक आयंगर ब्राह्मीण फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, ब्राह्मण फैमिली है ये। पेरेंट्स के बारे में देख लेते हैं, इनके माता पिता के बारे में। हिज फादर अटिपट आसूरी कृष्णा स्वामी, इस शॉर्ट फॉर्म में भी नेम आ सकता है A कृष्णा स्वामी। ठीक है, वाज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो थे इनके पिता अटिपट आसूरी कृष्णा स्वामी, ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे एट मैसूर यूनिवर्सिटी में। रामानुजन्स मदर, इनकी माँ वाज वाइडली रीड इन तमिल एंड कन्नड़, जो इनकी माँ थी वो ज़्यादातर मतलब तमिल और कन्नड़ पढ़ा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ही वाज एजुकेटेड इन इंग्लिश एट द मैसूर यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश पढ़ी।
एंड रिसीव हिज PhD इन लिंग्विस्टिक्स, यानी भाषा विज्ञान में PhD की इन्होंने फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? इंडियाना यूनिवर्सिटी से। ठीक है, PhD कहाँ से की इन्होंने? इंडियाना यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है ही टॉट एट द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा फॉर अबाउट 8 years। उन्होंने महाराजा सयाजी राव नाम की जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाया लगभग 8 वर्ष तक। इन 1962 1962 में ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को ज्वाइन किया। ठीक है, वेयर ही वाज एफिलिएटेड, वो जुड़े रहे थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ हिज करियर, मतलब अपने कार्यकाल के पूरे समय तक वो उस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। टीचिंग इन सेवरल डिपार्टमेंट, उन्होंने कई विभागों में वहाँ पढ़ाया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ही डिड टीच, ये यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा, शिकागो। वैसे तो उन्होंने काफ़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, पर मतलब अपने कार्यकाल के पूरे टाइम वो किस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं? शिकागो यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और इसको कब ज्वाइन किया था? 1962 में। नेक्स्ट पॉइंट है ही डिड टीच एट सेवरल अदर US यूनिवर्सिटीज एट टाइम्स, उन्होंने अमेरिका की अनेक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। सेवरल कई यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट कहाँ पर? एट बार्केली में। ठीक है, एंड कार्लेटन कॉलेज में। यहाँ इन सब जगह उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, A.K. रामानुजन ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके कार्य देख लेते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में और भी जो भी इनकी बुक्स वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं, इनके वर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें A.K. रामानुजन्स विजडम इज बुद्धिमानी। A.K. रामानुजन की बुद्धिमानी इज एक्सपोज्ड इन कल्चरल एसे सच एज, कल्चरल एसे मतलब उनकी जो बुद्धिमानी है वो दिखाई देती है किसमें? सांस्कृतिक ऐसे जो होते हैं, सांस्कृतिक ऐसे उनमें दिखाई देती है, जैसा कि सच एज, जैसा कि इस जो ये ऐसे का नाम है उनके। ठीक है, ये ऐसे का नाम है जो उनके द्वारा लिखा गया है। इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ये कब पब्लिश हुआ था? 1919 में आया था ये ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा ऐसे ये है वेयर मिरर्स आर विंडोज टूवर्ड एन एंथोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शंस, ये भी इन्हीं का ऐसे है जो 1989 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंटीरियर लैंडस्केप लव पोएम्स, ये भी नेम है इनके ऐसे का ही। ठीक है, द इंटीरियर लैंडस्केप लव पोएम्स फॉर्म अ क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी, जो पब्लिश हुआ था 1967 में। ठीक है, ये इसी का ही ऐसे है, ये इन्हीं का ही एक ऐसे है। नेक्स्ट पॉइंट है ही रोट सम कंट्रोवर्शियल ऐसे ऑल्सो लाइक, मतलब इन्होंने कुछ ऐसे भी लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, कंट्रोवर्शियल रहे हैं, वो देख लेते हैं। एक ऐसे था 300 रामायण्स 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशंस, ये इनका ऐसे था जो इन्होंने लिखा था रामायण के बारे में, इन्होंने इसमें बताया था। तो इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने गलत तरीके से बता दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल रहा था ये ऐसे इनका, तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तभी हाईलाइट भी किया है इसको। 300 रामायण्स 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स ऑन ट्रांसलेशंस। ठीक है, ये कब आया था? 1991 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आरिवर एस्ट्रोनॉमर शिकागो ज़ैन, ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशंस एक्सटेंडेड फैमिली ऑन द डेथ ऑफ अ पोएम प्रेयर्स टू अ लॉर्ड मुर्गन सेल्फ पोर्ट्रेट स्टिल लाइफ द ब्लैक हैन, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। इनके नेम ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, A.K. रामानुजन डेड इन शिकागो, इनकी मृत्यु शिकागो में ही हुई थी ऑन 13 जुलाई 1993 में। 13 जुलाई, जन्म कब हुआ था? 16 मार्च 1929 में। ठीक है, और मृत्यु कब हुई? 1993 में। अगर यहाँ पर 2 होता तो कितना इजी हो जाता, जैसे कि इसको पलट देते वैसे हमें याद हो जाता, पर कोई बात नहीं, 3 है, एक ज़्यादा है, बस इसको पलटना है और एक ज़्यादा है, ये ट्रिक टाइप की बन गई है आपकी। ठीक है, और 13 जुलाई याद रखिएगा 1993 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1929 में। ठीक है, किनका? A.K. रामानुजन का।
वैसे तो डेट्स याद हो जाती हैं अगर किसी एक राइटर की पढ़ना है तो, पर हमारे सिलेबस में एक से ज़्यादा राइटर्स हैं, तो उनकी डेट हम जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी लास्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से ट्रिक लगाकर याद करेंगे, ठीक है। तो वो अभी तो नहीं हो रहा है सिलेबस, जब भी कंप्लीट हो। और प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पूरा 6 सेमेस्टर के सारे चैप्टर दिए हुए हैं, आप अपने सिलेबस से मैच करके पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट द पोएम, ठीक है। अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। ये जो पोएम है इनकी, ठीक है, एंजाइटी, वो ए के रामानुजन की जो पोएम है एंजाइटी, वो इनके फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम से ली गई है, जो जिसका नाम है द स्ट्राइडर्स, ठीक है। इनके 4 इन्होंने अपने टोटल इनके जो पोइट्री वॉल्यूम्स हैं वो टोटल 4 पोइट्री वॉल्यूम्स हैं, उसमें से फर्स्ट पोइट्री वॉल्यूम्स जो द स्ट्राइडर्स नेम है उससे ली गई है, ठीक है। तो ये नेम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर कि किस वॉल्यूम से ली गई है ये पोएम, ठीक है। तो द स्ट्राइडर से ली गई है और ये पब्लिश्ड कब हुआ था, ये वॉल्यूम उनका 1966 में पब्लिश्ड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ये एक जो है फिलोसॉफिकल पोएम है, ठीक है। कैसी पोएम है? फिलोसॉफिकल, रिटेन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी इसमें राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। राइटर ने इसको फ्री वर्स में लिखा है। नेक्स्ट है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो कौन सी हुई है? सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली और मेटाफर का यूज़ किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अक्सर एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, तो किसका किया गया है? सिमिली एंड मेटाफर का, ठीक है। राइटर ने एंजाइटी को हमें समझाने के लिए इसका यूज़ किया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं पोएम को, ठीक है। पोएम देखने से पहले मैं बता देती हूँ, इसमें जो राइटर ने है, एंजाइटी क्या होता है? एक चिंता का प्रकार होता है, उसको ही एक्सप्लेन किया है राइटर ने इसमें, ठीक है। और खुद ही राइटर इसमें ये बोलते हैं कि एंजाइटी को समझना बहुत मुश्किल है, उसको एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग टाइप का वो होता है, ठीक है। तो एंजाइटी एक मतलब एक ऐसा चीज़ है जिसको समझना बहुत मुश्किल है, ये राइटर ने खुद कहा है पोएम में, और उसी के बारे में चर्चा की है। पूरे पोएम में एंजाइटी के बारे में ही चर्चा की है, उसकी तुलना की है काफ़ी चीज़ों से, ठीक है। तो अब हम पोएम देख लेते हैं। इस पोएम में रामानुजन 2 चीज़ों में फ़र्क बताते हैं, एंजाइटी और फेयर। एंजाइटी तो होती है चिंता और फेयर होता है एक डर, एक प्रकार का डर। तो ज़्यादातर लोग मतलब फेयर और एंजाइटी को एक ही चीज़ मान लेते हैं और उसमें अंतर नहीं बता पाते हैं, और वो बोलते हैं नॉट ब्रांचलेस। ब्रांचलेस की एंजाइटी ब्रांचलेस नहीं होती, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जैसे कि बरगद की पेड़ की होती हैं वैसे ही। एज द फेयर ट्री, जैसे कि डर का पेड़ होता है उसकी कोई शाखा नहीं होती है, वैसे पर एंजाइटी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, डर की पेड़ की तो कोई ब्रांचेस नहीं होती है, ब्रांचेस ही नहीं, इट हैज़ नेक्ड रूट्स, उसकी नंगी जड़ें भी होती हैं। नेकेड मतलब नंगी, रूट्स मतलब जड़ें, उसकी नंगी जड़ें भी होती हैं। मतलब एंजाइटी की बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है कि एंजाइटी की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं और बहुत सारे रूट्स भी होते हैं, एंड सीक्रेट ट्विंग्स भी होते हैं, सीक्रेट डालियाँ होती हैं, ठीक है। उस पेड़ की ऐसी ऐसी डालियाँ होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी एंजाइटी की बहुत सारे कारण होते हैं। ये रामानुजन कहते हैं यहाँ पर कि एंजाइटी के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जबकि डर का रीज़न हम पता कर सकते हैं, एंजाइटी का रीज़न हम पता नहीं कर सकते। नॉट ज्योमेट्रिक मतलब ये जो है ज्योमेट्री की तरह नहीं होती है, ठीक है, ज्यामितीय की तरह नहीं होती है। इसमें रामानुजन कहते हैं कि ज्योमेट्रिक नहीं होती है ये। एज द पैराबोलस ऑफ होप, यहाँ पर पैराबोलस का भी एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो ज्यामिति की तरह नहीं होती है एंजाइटी। इट हैज़ लूज एंड्स, मतलब इसके लूज एंड्स होते हैं, विद अ नॉट एट द टॉप, और ऊपर की तरफ एक गांठ लगी होती है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजाइटी आखिरकार होती क्या है। एंजाइटी होती है एक प्रकार की बेचैनी, इंसान के अंदर जो बेचैनी होती है, तो इंसान पता नहीं कर पाता है कि उसके अंदर वो बेचैनी हो क्यों रही है।
डर हो तो डर का तो रीजन पता चल जाता है कि इस वजह से डर लग रहा है, पर एंजाइटी का कारण हमें पता नहीं चल पाता है। आगे वो कहते हैं दैट्स मी। दैट्स मी का मतलब है यहाँ पर चिंता बोल रही है, एंजाइटी बोल रही है। अचानक से वो अपनी जिंदगी में आ जाती है और बोलती है दैट्स मी, मैं आ गई। नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नेक। वाइट स्नेक जो है वो बहुत एक्टिव स्नेक होता है। जो चिंता जो होती है एंजाइटी वो वेकफुल नहीं होती है, ठीक है, वो किसी वाइट स्नेक की तरह मतलब फुर्तीली नहीं होती। आगे की लाइन देखना, ग्लाइसी वेव्स लाइक द एलोपिंग गिटी ऑफ वाटर्स। पानी जो होता है ना वो रफ्तार से भाग सकता है क्योंकि उसके पास में ग्लासी वेव्स होती हैं, ठीक है। एलोपिंग का मतलब है भाग सकता है, गेटी का मतलब होता है मौज मस्ती से। तो पानी तो भाग सकता है क्योंकि पानी सरलता से बह सकता है, तो पानी तो आराम से बह सकता है, लेकिन ये पानी की तरह नहीं होती है। कौन? एंजाइटी। वो बोलते हैं इट ड्राउजेस विस्केस एंड फाइबर्ड एज पिच। एंजाइटी जो है वो गाढ़ा लावा जो होता है चिपचिपा सा उसकी तरह होती है। वो गाढ़े से चिपचिपे से लावे की तरह बहती है, पानी की तरह नहीं बहती है। आगे वाली लाइन में वो कहते हैं कि वो इमेजिनेशन करते हैं। एक रामानुजन जो है इन लाइंस में इमेजिनेशन करते हैं, कहते हैं फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स। फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, जो आग जो होती है उसके पास तो फेफड़े होते हैं। फेफड़े कैसे होते हैं? उनके मतलब उनके हिसाब से आग को जलने के हिसाब से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, तो आग के पास तो फेफड़े होते हैं। वाटर इज ऑल आइज, ये लाइंस याद रखिएगा, आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। पानी के पास में आंखें हो सकती हैं। कवि कह रहा है कि इमेजिनेशन करो कि आग के पास फेफड़े हो सकते हैं, पानी के पास आंखें हो सकती हैं। द अर्थ हैज बोन फॉर मसल्स, और जो पृथ्वी है हमारी उसके पास हड्डियां हो सकती हैं, उसकी मसल्स हो सकती हैं, उसकी मसल्स के लिए फॉर मसल्स। एंड द एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पीजन्स। इनविजिबल पीजन्स, और जो ये हवा है वो गायब कबूतरों का एक झुंड है। इनविजिबल कबूतर पीजन्स का एक झुंड है। मान लो ऐसा होता है, बट एंजाइटी, लेकिन एंजाइटी एक ऐसी चीज है कैन फाइंड नो मेटाफर टू एंड इट। मेटाफर, इसकी तुलना मतलब इसके लिए कोई भी मेटाफर नहीं है, मतलब इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। मैं आग के लिए फेफड़े का मेटाफर ले सकता हूँ, वाटर के लिए आइस का मेटाफर ले सकता हूँ, अर्थ के लिए बोन का मेटाफर ले सकता हूँ, और इस हवा के लिए इनविजिबल पीजियंस का मेटाफर ले सकता हूँ, लेकिन एंजाइटी के लिए कोई भी मेटाफर नहीं होता है। एंजाइटी एक ऐसी चीज होती है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ होती है, मतलब इसका रीजन पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और इसकी जड़ें नंगी होती हैं। तो ये पोयम जो है आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। इसमें कुछ बातें आप मैं बता देती हूँ क्या ध्यान रखने की हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये लाइंस भी ज़्यादा मतलब लॉन्ग पोएम नहीं है, तो इस पोएम्स की लाइंस भी आ सकती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और पूछा जा सकता है कि ये किस पोएम से ली गई हैं, ठीक है। तो फेयर ट्री का यूज़ हुआ है, ये याद रखिएगा। वाइट स्नैक का इसमें मेटाफर लिया गया है, ठीक है। और पैराबॉल्स, ज्योमेट्रिक एज अ पैराबॉल्स, नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबॉल्स, मतलब ज्योमेट्री इसका कोई आकार नहीं होता, एंजाइटी का ये बताया गया है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखिएगा। और जो है फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, वाटर इज ऑल आइज, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अर्थ हैज बोन फॉर मसल्स, ये भी याद रखिएगा। एयर इज अ फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पीजियंस, ये भी लाइन याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट वाली मतलब पोयम आप हो सके तो पढ़ लें 5-6 बार, आपको अच्छे से लाइंस याद रहेंगी कौन सी लाइंस किस क्या है और कैसे यूज हुई है, ठीक है। कैन फाइंड नो मेटाफर एंड टू एंड इट, ठीक है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा इसमें क्या हुआ है, इसमें दुश्चिंता मतलब एंजाइटी और भय की तुलना की गई है, ठीक है। और कहा गया है कि जो एंजाइटी है वो डर की तरह नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो एंजाइटी होती है वो होप के मतलब होप के अपोजिट होती है, मतलब उसके विपरीत होती है, पर जो होप होती है वो एंजाइटी पर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब आशा जो है चिंता पर निर्भर करती है।
और जो एंजाइटी है उसका कोई डिज़ाइन नहीं होता है, ठीक है। और एंजाइटी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। लास्ट लाइन्स में क्लियरली बताया है किसने, ए.के. रामानुजन जो हमारे पोइट हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये पोएम्स है हमारी, और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स है और इसके क्वेश्चंस काफ़ी आ सकते हैं मतलब, ठीक है। और इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और इसकी फुल पीडीएफ एक मिल जाएगी इस पूरे चैप्टर की, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे और ये वाली पीडीएफ भी होगी, तो वहां से आप दोबारा पढ़ने के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सर्च भी कर सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और BA 6 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पर, इंग्लिश लिटरेचर की पेपर फर्स्ट की, तो वहां से आप प्लेलिस्ट को सेव कर लें, उसी पर ही वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की वीडियो में हम MCQ क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न।